इस वीडियो के अंदर मैं आपको इस साजिश के बारे में बताऊंगी जो स्टेट बैंक के खिलाफ चल रही है, और आईएमएफ का क्या रोल है ये भी मैं आपको इसमें इस वीडियो के अंदर बताऊंगी। और क्यों ना मैं आपको पहले आईएमएफ की शराइत से ही कहानी शुरू करते हैं, बिकॉज आईएमएफ की जो पॉलिसीज हैं वो फिलहाल जो हम देख रहे हैं कि जो हुकूमत अपना रही है वो पाकिस्तान के बिल्कुल भी फायदे में नहीं है। माजी में भी आईएमएफ ने पाकिस्तान को कर्जे दिए हैं और अपनी पॉलिसीज भी बताई हैं, लेकिन जैसे मैंने अपनी पिछली वीडियो के अंदर भी जिक्र किया था कि मेरी डॉक्टर साहब के साथ जब इंटरव्यू हुआ तो मैंने उनसे पूछा था कि क्या आपके लिए भी इतना होता था मुश्किल कि आपने उनकी डिक्टेशन माननी होती थी। तो कहते कि नहीं, डिक्टेशन आईएमएफ देता था लेकिन मैं नहीं मानता था, मैं वही चीजें करता था जो हमारे मुल्क के लिए बेहतर थी। और हमने देखा कि पाकिस्तान की जो जीडीपी थी वो बहुत ज़्यादा थी, 6.5% थी, जो कि अब हमारी 0.4% रह गई है इन पॉलिसीज़ की वजह से, जो अब आईएमएफ की पॉलिसीज़ जो मान रही है हुकूमत। आईएमएफ की पॉलिसीज़ क्या है जो इस दफ़ा उन्होंने लगाई हैं, वो ये है कि पाकिस्तान के अंदर उन्होंने कहा कि एनर्जी की जो प्राइसेस है वो बढ़ा दी जाएं, जो कि हमने देखा कि वो हुआ है। फिर उन्होंने कहा कि जो सब्सिडीज़ हैं वो ख़त्म कर दी जाएं, वो भी हो रहा है। फिर हमने देखा है कि टैक्सेशन का उन्होंने कहा है कि आपने अपने मुल्क में टैक्सेस ज़्यादा लगाने हैं, और वो भी हमने देखा कि टैक्सेस अब ज़्यादा लग गए हैं, रिकॉर्ड टैक्सेस ज़्यादा लगे हैं पाकिस्तान के अभी। और उसके बाद हम लोगों के उनका एक जो नेक्स्ट फेज़ है वो ये है कि जो भी पब्लिक एंटिटीज़ हैं उनको प्राइवेटाइज किया जाए। तो वो भी हम देख रहे हैं कि किस तरीके से ज़ोरों शोर से ये काम जारी है। पीआईए का आते साथ ही धाबा बोल दिया, और पीआईए अब बिल्कुल बहुत मुश्किल है, उसको कोई चारा भी नहीं रह गया सिवाय इसके कि अब उसको प्राइवेटाइज ही किया जाए। इसी तरह स्टील मिल और बाकी जो गवर्नमेंट की ऑर्गेनाइजेशन है उसको ये है कि उनको भी प्राइवेटाइज किया जाएगा। फिर जो फिस्कल एडजस्टमेंट्स हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर उन्होंने कहा कि फ्री फ्लोट छोड़ दिया जाए रुपए को, और जैसे हमने देखा कि हमने फ्री फ्लोट हमारी हुकूमत ने छोड़ा तो पाकिस्तान के अंदर इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा हो गई और अनएम्प्लॉयमेंट भी हमने देखा है बहुत ज़्यादा हो गई है। तो बाकी और एक्सपोर्ट्स जो सोचा जाता था कि अगर करेंसी जैसे डिवैल्यू होती है तो एक्सपोर्ट्स बढ़नी चाहिए, जबकि वो हमारी एक्सपोर्ट्स तो कहीं नहीं बढ़ी हैं और वो उतना ही हालात हैं, बल्कि हमारे जो हमने जो कर्जे वापस देने थे अब चूंकि वो हमारी डिवैल्यू हो गए तो हमें वो ज़्यादा तादाद में देने पड़ गए। तो अब हमारे जो पब्लिक टैक्स और लाइबिलिटीज है वो कहीं ज़्यादा हो गई हैं, जो पहले ये कहते थे कि पहले पिछली हुकूमतों ने कर दिए, तो अब तो रिकॉर्ड कर्जे हो गए हैं हमारे अब अगर देखा जाए तो। अच्छा, अब ये जो सख्त तरीन शराइत है आईएमएफ की ये तो मानी जा रही हैं और इसके लिए बहुत ज़्यादा चेंजेस भी लाई जा रही हैं। जो अभी इस वीडियो बनाने का मकसद ये है कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के हवाले से वो उन्होंने ये कहा है कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान को ऑटोनमस बनाया जाए और उसको गवर्नमेंट और मतलब जो भी जैसे हमारी मिनिस्ट्री है या गवर्नमेंट उसको कुछ बताती है, डिक्टेट कराती है और गवर्नमेंट पॉलिसीज बनाती है और इम्प्लीमेंट करती है, तो उसको बिल्कुल उससे बाहर कर दिया जाए। जो मेन और सोल पर्पस होगा स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का वो सिर्फ और सिर्फ प्राइस स्टेबिलिटी है। और वो किस तरीके से होगा अब ये तो मैं थोड़ी कुछ और चीज़ें हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगी, बट थोड़ी सी कुछ और पॉइंट्स हैं इसमें। जैसे कि पहले हमारे जो स्टेट बैंक के अब उन्होंने जो नेक्स्ट जो बिल प्रपोज किया है, इस बिल प्रपोज करने के पीछे भी पहले इन्होंने ये पिछले साल भी बनाया था, लेकिन जो हमारी कैबिनेट कमेटी थी जो लेजिस्लेटिव बॉडी है इनकी, उसने इसको डेफर कर दी थी इसके ऊपर रूलिंग, बिकॉज उन्होंने कहा कि इसके अंदर काफ़ी सारी डिस्क्रिपेंसी है कि स्टेट बैंक के पास कितनी अथॉरिटी होनी चाहिए और कितनी गवर्नमेंट के पास होनी चाहिए, तो इस चीज़ के ऊपर उनका इत्तेफाक नहीं हो सका था। तो इस दफ़ा इन्होंने क्या किया है कि जो फाइनेंस मिनिस्ट्री है उसने बाईपास कर दिया है सीसीएलसी को और डायरेक्ट उन्होंने फेडरल कैबिनेट को दे दिया है बिल के जी इसको अप्रूव किया जाए। बिल के ऊपर जो है वो काम हो चुका है, अप्रूव हो गया, बट अब वो पार्लियामेंट के अंदर वो पेश किया जाएगा और देखते हैं अब उस पर क्या होता है, बट उसके क्या इम्प्लीकेशंस होंगे और किस तरीके से स्टेट बैंक इससे सफ़र करेगा वो मैं आपको इस वीडियो में बताती हूँ।
अच्छा, पाकिस्तान के अंदर जो अभी इस बिल के मुताबिक स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान को फुली ऑटोनमस बनाने की तैयारियां हैं। फुली ऑटोनमस बनाने का मतलब ये है कि उसका गवर्नमेंट से कोई नहीं होगा ताल्लुक। गवर्नमेंट को वो या मतलब कोई भी बैंक जो है वो उससे लोन नहीं ले सकता, नॉट इवन एज अ लास्ट रिजॉर्ट। और उसके बाद हम देखते हैं कि मतलब अभी तक जो बिल के अंदर है वो यही कुछ ही प्रपोज उन्होंने किया हुआ है। फिर अभी जैसे अगर जो उनके बोर्ड ऑफ जो भी मेंबर्स थे वो अगर उनका टेन्योर अगर 3 साल का, जैसे अभी रजा बाकिर साहब का 3 साल के लिए अपॉइंटमेंट हुआ है, वो अपॉइंटमेंट हो जाएगा अब 5 साल के लिए। जो गवर्नर होगा उस जो कि स्टेट बैंक का गवर्नर होगा वो डायरेक्टली अपॉइंट करेंगे प्रेसिडेंट साहब, और 5 साल की टर्म के लिए अपॉइंट करेंगे। और उसके बाद अगर वो चाहें तो मजीद 5 साल के लिए भी टर्म बढ़ सकती है, जो कि फिलहाल 3 साल के लिए है, और अगर बढ़ानी चाहे तो 1 साल मजीद वो टर्म बढ़ती है। तो मेरी इतलात ये है कि जो फेडरल फाइनेंस सेक्रेटरी साहब हैं वो तो हटा दिए जाएंगे, बट जो रजा बाकिर हैं जो चेयरमैन है फिलहाल वो रहेंगे। अच्छा, रजा बाकिर साहब जो हैं आईएमएफ के रिप्रेजेंटेटिव रहे हैं काफ़ी कंट्रीज़ में। कुछ कंट्रीज़ जिनके मैं नाम आपसे शेयर करती हूँ, जैसे कि साइप्रस, ग्रीस, गाना, पोर्चुगल, इजिप्ट। तो ये सब वो कंट्रीज़ हैं जिन्होंने ये आईएमएफ के रिप्रेजेंटेटिव रहे हैं, और इन सब मुल्कों को सर्व करने के बाद वो अब पाकिस्तान में आए हैं और अब वो पाकिस्तान को सर्व कर रहे हैं। तो अब सोचने की बात तो ये है कि आखिर हमारे इतने बड़े जो इंस्टीट्यूशन के अंदर, मतलब जब स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के अंदर आखिर जब बिल डिस्कशन होगा और लोग कैसे मानेंगे कि भाई आप बिल्कुल इसको ऑटोनमस कर दिया जाए। और तो फिर मुझे जहां तक मेरी नाकिस अकल में वो समझ आती है बात, वो ये है कि मे बी उनको ये कहा जाएगा कि भाई आप ऑटोनमस होंगे। और जो सबसे बड़ी बात, जो मेन पॉइंट है इसके अंदर, वो ये है कि जो भी स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के गवर्नर होंगे या जितने भी उनके एग्जीक्यूटिव बोर्ड के मेंबर्स होंगे, उनको ना तो नैब और ना ही एफआईए, उनको कोई भी नहीं हाथ भी नहीं लगा सकता, उनसे पूछगछ भी नहीं कर सकते। मतलब कि बस उन्हीं के हाथ में सारी वो हो कि जो पैसा आना है वो उन्हीं के पास आना है, उन्हीं की मर्जी पे होगा कि उन्होंने किसको देना है और कितना देना है और किस तरीके से ये पॉलिसी जो है वो लेके चलनी है। फिलहाल जो पॉलिसीज उन्होंने दी हैं वो सिर्फ है मॉनेटरी पॉलिसी। उनका जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो है मॉनेटरी पॉलिसी, कि जी आपने प्राइस स्टेबल करनी है। अब हो सकता है वो भी आके प्राइस स्टेबल करने के लिए फिर से यूएस डॉलर के साथ पैक कर दे, जो कि ऑलरेडी हमारे मुल्क के अंदर एक निज़ाम चल रहा था। लेकिन अब समझ नहीं आ रही है कि उस चीज को हटा के फ्री फ्लोट करके दोबारा ये सारे स्टेट बैंक को ऑटोनमस बना के गवर्नर साहब आके अगर फिस्कल पॉलिसी में वही चीज लेकर आएंगे तो फिर हमारे मुल्क का इतना दिवालिया क्यों निकाल दिया। अच्छा, ऑटोनमस जो थोड़ा सा मैं आपको ये बता दूं कि ऑटोनमस की जो है वो 3-4 तरीके होते हैं। एक तो है गोल ऑटोनमी, और पूरी दुनिया के अंदर मैंने देखती रही कि इस तरह की ऑटोनमी जो ये पाकिस्तान के लिए सजेस्ट करें किसी और मुल्क के पास है, तो मुझे लगा कि कोई और नहीं है अदर देन जो फेडरल रिजर्व्स ऑफ अमेरिका। एक ये वही वाहिद है जो फेड्स है जो कि बिल्कुल जिनके पास ऑटोनमी है, गोल ऑटोनमी। लेकिन हाँ, उधर भी एक गवर्निंग बॉडी है जो कि चेक एंड बैलेंस रखेगी, बिकॉज जो गवर्नर है या जो एग्जीक्यूटिव बोर्ड के मेंबर्स हैं सारे करते धरते वही होंगे, उन्हीं के पास सारी मॉनेटरी पॉलिसी के जो बनाने वाले और बिगाड़ने वाले भी वही हैं। तो वहां पे भी जो है चेक एंड बैलेंस है। फिर दूसरी अगर हम देखते हैं कि उससे जो थोड़ी कम लेवल की होती है टारगेट ऑटोनॉमी, जिसके अंदर आपने एक तो मॉनेटरी पॉलिसी डिफाइन करनी होती है, प्राइस स्टेबिलिटी जैसे, जो कि मेन इनका पर्पस होता है ऑटोनमस जब आप बनाते हैं। तो उसमें एक तो प्राइस स्टेबिलिटी होती है, और दूसरा जो हमारे यहाँ जो यूरोप के अंदर जैसे होता है कि जो यूरोप का जो सेंट्रल बैंक है वो एक आपको प्राइस इंडेक्स दे देता है कि जैसे इधर अगर 2% है ±1% होता है, तो उन्होंने टारगेट दिया होता है कि जी ये टारगेट है और इस तरह आपने अचीव करना है। मतलब किस तरह अचीव करना है ये उनका कुछ लेना देना नहीं होता है, बट उन्होंने एक टारगेट दे दिया होता है। लेकिन वो फुली ऑटोनमस होते हैं, वो किसी भी तरीके से उतना टारगेट अचीव करे।
और हमारे यहाँ ये जो अभी प्रपोज करे, इसके अंदर कोई टारगेट नहीं दिया गया। उन्होंने एब्सोल्युटली छोड़ दिया है कि बस भी प्राइस स्टेबिलिटी। अब प्राइस स्टेबिलिटी कितनी और कैसे वो तो पता नहीं है। फिर तीसरी एक आती है इंस्ट्रूमेंट इकोनॉमी, जो कि हम न्यूजीलैंड में या बाकी काफी सारे डेवलपिंग कंट्री, इवन अगर जैसे देखा जाए बांग्लादेश या इंडिया के अंदर भी कुछ हद तक वही चल रहा है, जिसके अंदर आप कोई इंस्ट्रूमेंट इकोनॉमी होती है कि आपकी थोड़ी बहुत ठीक है, लिखा हुआ नहीं होता है कि गवर्नमेंट और उसका होता है, लेकिन एक चेक एंड बैलेंस होता है या थोड़ा बहुत कनेक्शन होता है बिटवीन द गवर्नमेंट और जो लेजिस्लेटिव बॉडी है, जो फाइनेंस का उनका डिवीजन है, या जो सेंट्रल बैंक जिसको आप कह लें वो बनाने के लिए। तो उसके अंदर थोड़ा बहुत चेक एंड बैलेंस होता है। और फिर है बिल्कुल ही नो ऑटोनॉमी, जिसके अंदर गवर्नमेंट ही बनाती है सारे के सारे लॉज, और स्टेट बैंक का काम होता है उसको हेल्प करने की, और मतलब जिस भी तरीके से मदद हो सके। तो ये वो पॉलिसी है जो हम दुनिया के मोस्टली और मेजॉरिटी डेवलपिंग कंट्रीज के अंदर यही मॉडल है जो कि चलता है। अब क्या सूझी आखिर हमारे वजीर आजम साहब को कि इसको फुली ऑटोनमस बना दिया जाए, जिधर ना कोई चेक एंड बैलेंस है, ना कोई उन्होंने कोई रेट मुख्तस किया गया है। मतलब कि बिल्कुल ही ये तो वो है जो कि सिर्फ फेडरल बैंक ऑफ अमेरिका करता है। तो इसके अलावा मुझे तो कुछ नहीं एग्जांपल मिली, लेकिन अगर आपको मिले तो प्लीज मेरे साथ जरूर शेयर करिएगा कमेंट्स के अंदर। बहरहाल ये बात तो बिल्कुल तय है कि लगता ऐसे है कि पाकिस्तान के अंदर फिलहाल जो पॉलिसीज अपनाई जा रही हैं वो सोली वो पॉलिसीज हैं जो IMF डिक्टेट करा रहा है। जो चीजें IMF चाह रहा है कि पाकिस्तान के अंदर हो, वो उनकी तरीके से उसी तरीके से काम हो रहा है, और उनकी एक एक पॉलिसी को हर्फ ब हर्फ माना जा रहा है। अब क्यों माना जा रहा है ये तो सोचने की बात है, बट कुछ और इंफॉर्मेशन भी है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। सोचने की बात तो यह है कि आखिर क्यों पाकिस्तान जो है गवर्नमेंट को निकाल के सिर्फ एक गवर्नर ही को डील कराना चाहती है IMF के साथ, और क्यों पाकिस्तान IMF की पॉलिसीज को इतना अंधा माने जा रहा है। मैं ये सर्च कर रही थी तो मेरी नज़र से एक बहुत ही इंटरेस्टिंग न्यूज़ गुजरी, जो मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों के साथ शेयर करूं। इस न्यूज़ को बताने का मकसद मेरा सिर्फ और सिर्फ आपको आगाह करना है, कोई फैसला देना नहीं है या कोई राय कायम करना नहीं है। मेरा कोई राय इसमें कुछ भी नहीं है। मैं सिर्फ आपको ये साथ न्यूज़ शेयर करूंगी, और जो भी ये न्यूज़ मैं आपके साथ शेयर करूंगी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर इसका लिंक दूंगी, ताकि आप वो खुद भी अपनी आंखों से भी पढ़ सकते हैं। मुझे थोड़ा सा मैं आपको ये बताती चलूं कि जैसे हम लोग जानते हैं कि दो मेगा बैंक्स हैं इस वक्त दुनिया के अंदर, एक है वर्ल्ड बैंक और दूसरा है IMF। और जो वर्ल्ड बैंक के अंदर जो एक शेयर होल्डर है, मेजर शेयर होल्डर, वो है रॉथस्चाइल्ड, और जो IMF है जो कि दूसरा मेगा बैंक है, वो प्राइवेटली ओन्ड बाय रॉथस्चाइल्ड। तो ये जो रॉथस्चाइल्ड थे, जितना भी आजकल हम लोग दुनिया के अंदर जो बैंकिंग का निज़ाम देखते हैं, ये इन्हीं रॉथस्चाइल्ड की बदौलत है। ये जो साहब हैं ये यहूदी थे, और ये इनके 5 बेटे थे। इन्होंने बैंकिंग सिस्टम स्टार्ट किया और उन्होंने अपने 5 बेटों को ये चीज़ सिखाई, और इस तरह इनके 5 बेटों ने, एक ने नेपल्स में, एक ने वियना में, एक ने फ्रैंकफर्ट जर्मनी में, एक ने लंदन में अपना जो है ये सारा सिस्टम सेटअप किया। और इस तरीके से इनका जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन या बैंकिंग का जो सिस्टम है ये शुरू हुआ। और अभी हम देखते हैं, जैसे कि मैं बात करती हूँ कि ये मेगा बैंक है, और यही वो दोनों बैंक्स हैं जो कि देते हैं सारी दुनिया को लोन। और जो मोस्टली जो इंटरेस्ट है वो इन्हीं को ही जाता है, और जो मैं कहती हूँ जो फायदा जिनको मेनली होता है वो यही रॉथस्चाइल्ड है, बिकॉज ये ही इसके मेन प्राइमरी जो है बेनिफिशरीज हैं। अच्छा, अब जब ये मैं न्यूज़ पढ़ रही थी तो ये जो रॉथस्चाइल्ड के एक बेटे थे, जो तीसरे नंबर वाले बेटे थे, इनकी जो है 2 शादियां हुई थी। उनमें से एक की 2 बेटियां थी, और एक और जो बीवी थी उनकी, उनमें से 4 बच्चे थे। और उनमें से जो तीसरे नंबर वाला बच्चा था एमशल, उसकी 2 बेटियां, जो कि बेसिकली अगर देखा जाए तो अब पड़पोतियां हैं इन मेन जो रॉथस्चाइल्ड फैमिली की पड़पोतियां। एक एलिस रॉथस्चाइल्ड और दूसरी है केट रॉथस्चाइल्ड। इन दोनों की शादियां
एक की शादी हुई है जैक गोल्डस्मिथ और एक की शादी हुई है बेन गोल्डस्मिथ, जो कि हमारे वजीर आजम साहब के साबिका अहलिया जमाइमा के दोनों भाई हैं, सगे भाई हैं। और कुछ अर्से पहले की बात है, जब लंदन में ही हम देख रहे थे कि जब हमारे यहाँ पे मुसलमान हमारे मेयर हैं सादिक खान, उनके इलेक्शन कैंपेन थी, लेकिन हमारे जो वजीर आजम साहब है वो आए और वो जैक गोल्डस्मिथ के लिए वो कैंपेनिंग कर रहे थे। बस ये वो न्यूज़ थी जो मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ शेयर कर लूँ, बट फैसला मैं कुछ नहीं कर रही हूँ, ना मैं आपको कुछ और इसके बारे में राय कायम करने के लिए कह रही हूँ। बट चलते चलते बस मैं थोड़ा सा कहूँगी कि शायद इस न्यूज़ को पढ़ने के बाद मुझे हकीम सईद साहब की बात याद आ गई, जो कुछ वो कहते थे और उसके बाद उनका कत्ल भी हो गया। के लिए इतना ही। मेरी अगली वीडियो तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान पाइंदाबाद।